नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। हमारे अखबार के राजनीतिक संवाददाता और विश्लेषक शशांक तिवारी के साथ छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के एक और पहलू का विश्लेषण करने के लिए आपके सामने यहाँ मौजूद हूँ। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की 10 दलित सीटों की, अनुसूचित जाति की सीटों की। ये आरक्षित सीटें हैं, 10 सीटें हैं। अनुसूचित जाति इस तबके की करीब 12% आबादी छत्तीसगढ़ में है और 90 में से करीब 12% 10 सीटें जो हैं ये यहाँ पर आरक्षित हैं दलित उम्मीदवारों के लिए। इनमें एक बड़ा उतार चढ़ाव कई बार देखने के लिए मिलता है, जो आज की बातचीत में अभी समझ में आएगा। लेकिन मैं ज़्यादा बात करने के बजाय एक एक सीटों पर हम लोग बात करेंगे, एक व्यापक बात करेंगे। शशांक के पास मेरे मुकाबले ज़्यादा जानकारी है इन सीटों के बारे में, यहाँ कौन से कैंडिडेट किस पार्टी के लड़ रहे हैं, ये राज्य बना तब से किस मंत्रिमंडल में कितने दलित मंत्री रहे हैं, इसकी भी जानकारी जानना दिलचस्प होगा, क्योंकि 23 बरस हो गए राज्य बने हुए और 5 मंत्रिमंडल हो चुके हैं इस दौरान। बिल्कुल। एक अजीत जोगी का मंत्रिमंडल, 3 रमन सिंह के मंत्रिमंडल, एक भूपेश बघेल का मंत्रिमंडल। तो इन 5 मंत्रिमंडलों में किस तरह से दलित मंत्रियों की स्थिति रही, संख्या कब कितनी रही, कौन कौन रहे, ये सब हम आपके पास रखने वाले हैं, ताकि छत्तीसगढ़ की 10 दलित सीटों की पूरी तस्वीर आपके सामने साफ हो सके। शशांक, ये राज्य जब 2000 में बना जी, तो पहला कैबिनेट जो था जी, वो शायद आज की जो सीमा है जी, 12+1, जी, 12 मंत्री 1 मुख्यमंत्री, ऐसी सीमा अभी जी, कई सालों से चली आ रही जी। है। लेकिन पहला दूसरा मंत्रिमंडल जो था, खासकर पहला मंत्रिमंडल, जी, उसमें सीमा नहीं थी ऐसी कोई, बिल्कुल। उसमें मंत्री काफ़ी ज़्यादा थे। जी। क्या वजह थी उसकी? उस समय सीमा नहीं थी और करीब करीब 27 मंत्री थे, टोटल 28 मंत्री। 28, आज के मुकाबले 2 गुना मंत्री थे दो जोगी गुना, दो कैबिनेट गुना, में, दो विधायक उतने ही थे। बिल्कुल, विधायक करीब तो करीब करीब 48 करीब थे। 1/3 मंत्री हो गए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। हर तीसरा विधायक मंत्री था उसमें। जी। और उस समय 2000 उस समय डीपी धितलरे निर्दलीय विधायक थे। अच्छा। उनको भी मंत्री बनाया था। अच्छा, उनको भी मंत्री बनाए थे। और ये अविभाजित दुर्ग जिले से आते थे। अविभाजित मारो क्षेत्र था उसमें। हाँ, मारो क्षेत्र बाद में था। वो नवागढ़ में वो हो गए। हाँ हाँ। और वहाँ से जीतते आ रहे थे। हाँ। निर्दलीय जीते थे कांग्रेस के तो विधायक। इनको जोगी ने क्यों बनाया था उस समय मंत्री? उनके हुआ ये था कि उनकी टिकट काट दी गई थी, तो वो निर्दलीय लड़े थे। यानी कांग्रेस के ही थे पहले वो? कांग्रेस अविभाजित दिग्विजय सिंह सरकार के पहले मंत्रिमंडल में भी रहे डीपी धृतलहरे जी। 98 में उन्हें टिकट नहीं मिली। हाँ हाँ। उनकी जगह याद आ रहा है कमला देवी पाटले को या कमला देवी बघेल को दी गई। अच्छा। और ये निर्दलीय लड़ लिए। हाँ, और लड़ लिए और जीते भी। जीत भी गए। यानी अविभाजित मध्य प्रदेश से जो विरासत में यहाँ विधायक मिले थे, उसमें ये निर्दलीय विधायक मिले थे डीपी धृतलहरे। तो अजीत जोगी ने इनको कांग्रेस में शामिल करके और मंत्री भी बना दिया, ऐसे ही हुआ था। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है, मैं इसको भूल रहा था। जी। तो ये डीपी धृतलहरे थे। जी। तो जोगी के कैबिनेट में और कौन लोग थे मंत्री? और उस समय दिनेश पाटिला जो डोंगरगढ़ से आते डोंगरगढ़ से आते, वो भी अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री थे दिग्विजय सिंह सरकार में। हाँ हाँ, वो थे। हाँ। और बाद में आपको याद होगा 1 दर्जन विधायक टूटे जो भाजपा से आए थे। भाजपा से आए, जो जोगी ने एक किस्म से 1 दर्जन पे 1 फ्री ऐसा बिल्कुल 13 विधायक लिए थे, जो तरुण चटर्जी जिसमें सबसे चर्चित और प्रमुख थे। हाँ। तो उनमें से तरुण चटर्जी, विक्रम भगत और गंगूराम बघेल मंत्री बने थे। अच्छा। तो गंगूराम बघेल दलित समाज से आते थे। हाँ, वो भी मंत्री बने। तो इस ये तरह आरंग के विधायक थे। मुझको ध्यान पड़ रहा है, इनका गंगूराम बघेल का बेटा जो था जी, वो या तो एक अखबार में कहीं संवाददाता भी था, वो जी, ऐसे ही था। बिल्कुल। कहीं मेरे से मुलाकात उसकी होती थी, या तो जिस अखबार में मैं काम करता था वहाँ ये संवाददाता था, या कहीं और संवाददाता था। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत सरल के खुद भी। हाँ, मुझको याद है, चेहरा याद है इनका मुझको। अभी है नहीं है, मुझको मालूम नहीं है, लेकिन मुझको चेहरा इनका याद है, मुस्कुराते रहते थे ये। बिल्कुल। हाँ।
और धनेश पाटिल। धनेश पाटिल, हाँ, ये 3 मंत्री थे। हाँ, दूसरे विधानसभा में वो सीमा तय हो गई 12 वाली, तो एकमात्र मंत्री रहे डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी। अच्छा, हाँ, और फिर तीसरे ये विधानसभा दूसरी विधानसभा का मतलब रमन सिंह का रमन सिंह कार्यकाल शुरू हो गया चुका था। था। तो ये रमन सिंह मंत्रिमंडल का जो पहला मंत्रिमंडल था, हाँ, उसमें अकेले दलित मंत्री थे कृष्णमूर्ति बांधी। बांधी ये सरकारी डॉक्टर थे पहले, सरकारी डॉक्टर थे। और सरकारी डॉक्टर से बिल्कुल, जो भी अप्रिय स्थितियां थी, हाँ, संविदा में थे शायद, हाँ, इनको हटाए थे या निलंबित हुए थे या जो भी था, बिल्कुल, तो उसके बाद ये राजनीति में आ गए थे। बिल्कुल। हाँ, मुझको याद है, कुछ किस्सा है, एक बार बतला चुका हूँ मैं, तो आज हाँ, समय में उस किस्से को दोहराने में खराब नहीं करूंगा, जी। लेकिन मुझको ध्यान आ गया कृष्णमूर्ति बांधी, इनका कौन सा पोर्टफोलियो था पहले मंत्रिमंडल? हेल्थ स्वास्थ्य विभाग पहले मंत्रिमंडल से ही, बिल्कुल, जो जोगी मंत्रिमंडल में के गुप्ता के पास था, वो स्वास्थ्य मंत्री थे। हाँ, तो कृष्णमूर्ति बांधी पहले कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री रहे। बिल्कुल। एक चीज मुझको बतलाओ आप, जो बाबूलाल अग्रवाल नाम के एक स्वास्थ्य सचिव रहे, जी, वो भी इसी कार्यकाल में स्वास्थ्य सचिव थे, इन्हीं के साथ, जी, जो बाद में भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों में पकड़ाए, कुछ हुआ, मलेरिया उपकरण खरीदी वगैरह, उपकरण खरीदी, सोनोग्राफी की नकली मशीनों की खरीदी का मामला, हमने सबसे पहले रिपोर्ट छापी थी वो 2005-06 में, मुझको ध्यान है वो। ये प्रकरण सीबीआई को भी गया था। फिर बाबूलाल अग्रवाल की गिरफ्तारी भी हुई थी, कई चीजें हुई थी, ये वही मामला है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये वही डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी हैं, जो उस समय बाबूलाल अग्रवाल स्वास्थ्य सचिव थे, ये स्वास्थ्य मंत्री थे, और दोनों के बीच एक पर्याप्त तालमेल से काम चलता था। ये वही है ये, बिल्कुल। लेकिन बाद में इन पर कोई आंच नहीं आई। हाँ, जो हिस्सा हुआ नीचे के अफसरों पर आई। हाँ जी। मंत्री जो होशियार रहते हैं, वो कागजों में दस्तखत उनका लगता कम है, बिल्कुल। सचिवों का, अफसरों का दस्तखत ज्यादा लगता है। तो मंत्री अपने आप को बचा ले, इसकी गुंजाइश काफी रहती है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो ये बांधी वैसे ही बचे हुए हैं। बिल्कुल। हाँ, मुझको याद है एक बार डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी और बाबूलाल अग्रवाल, ये लोग कहीं विदेश भी गए थे, किसी स्वास्थ्य की कंपनी के उपकरण देखने, कुछ देखने के लिए। और बाद में मुझको जो पता लगा था, पता नहीं सही है कि नहीं, कि ऑस्ट्रेलिया में 3 या 4 दिन रहने के बाद ये यहाँ जब लौटे, तो पता लगा कि जिस अस्पताल में उपकरण देखने के लिए गए थे, उस अस्पताल गए ही नहीं थे। ऐसा पता लगा था मुझको। तो मैं याद आ गया मुझको, कृष्णमूर्ति बांधी का चेहरा भी याद है मुझको। इसके बाद था रमन सिंह का दूसरा मंत्रिमंडल। इसमें कौन थे मंत्री? पुन्नूलाल मोहिले, हाँ, जो मुंगेली से जीत के आते हैं। हाँ, और दूसरे थे दयाल दास बघेल। अच्छा, ये हम अभी केवल दलित मंत्रियों की बात कर रहे हैं, अनुसूचित जाति के मंत्रियों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें रमन सिंह का जो दूसरा मंत्रिमंडल था, दूसरा कार्यकाल, उसमें पुन्नूलाल मोहिले और दयाल दास बघेल, ये 2 लोग थे। पुन्नूलाल मोहिले मुझको क्यों याद पड़ रहा है, ये खाद्य मंत्री वगैरह थे क्या एक समय? खाद्य मंत्री थे और सांसद रहे बिलासपुर के 2 लंबे समय तक विधायक रहे। ये सरल व्यक्ति थे। मुझको ध्यान है, विधानसभा में इनको अफसरों ने जवाब बना के दिया था। इनके विभाग से, खाद्य विभाग से संबंधित 2 सवालों के जवाब थे। तो इन्होंने एक सवाल के जवाब में दूसरे का जवाब पढ़ दिया था। कुछ ऐसा हुआ था ना? बिल्कुल। आपको याद है ना? जो सुनील कुमार थे, जो दिल्ली जाने के पहले विधानसभा के एक सत्र में इनके भी सचिव थे। उस समय नहीं थे। उस समय नहीं थे? अच्छा, ये उसके पहले की बात है। सुनील कुमार पहले मंत्रिमंडल के समय कुछ महीनों में थे, उस वक्त अलग बात रही होगी। अच्छा, तो ये पुन्नूलाल मोहिले और दयाल दास बघेल, ये 2 लोग रहे मंत्री। अब इसके बाद अगर हम देखें रमन सिंह का तीसरा कार्यकाल, तो उसमें कौन मंत्री रहे? दयाल दास बघेल रहे। अच्छा, दयाल दास बघेल, ये रमन सिंह के दूसरे मंत्रिमंडल में भी थे और तीसरे मंत्रिमंडल में भी थे। तो इसके साथ ही दयाल दास बघेल और पुन्नूलाल मोहिले दोनों थे। तीसरे में नहीं, तीसरे में दयाल दोनों थे। नहीं, आप विधानसभा का सत्र देख रहे हो, हम मंत्रिमंडल देखें अगर, तो रमन सिंह के
दूसरे मंत्रिमंडल में पुन्नूलाल मोहिले और दयालदास बघेल थे। जी रमन सिंह के तीसरे मंत्रिमंडल में तीसरे कार्यकाल में जी अकेले दयालदास बघेल थे, दलित समाज से जी मंत्री। जी ऐसा ही है। जी इसके बाद भूपेश बघेल सरकार में आए, कांग्रेस पार्टी सरकार में आई जी और कांग्रेस के विधायकों के मंत्री बनने की बारी 15 साल के बाद आई। जी बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, इस किस्म का माहौल था। जी 15 साल का सूखा पड़ा हुआ था कांग्रेस के हिस्से, 15 साल विपक्ष में थी। उसके बाद भूपेश बघेल की सरकार बनी, लेकिन मंत्रिमंडल सीमित आकार का था, 1 दर्जन थोड़ा सा मंत्री। आपको त्रुटि सुधार देता हूँ। हाँ 2004 विधानसभा में भी पुन्नूलाल मोहिले मंत्री थे। मंत्री ऐसे नाम घोटाला हुआ हाँ तो इन पर छींटे नहीं पड़े। ये 2015 की बात है। हाँ तो इसलिए वो भी थे उस मंत्री में। रमन सिंह का जो तीसरा कार्यकाल था जी उसमें भी पुन्नूलाल मोहिले थे मंत्री। तो ये रमन सिंह के 2 कार्यकाल में रहे, जी ये बिल्कुल 2 कार्यकाल में मंत्री रहे। जी तो पुन्नूलाल मोहिले को हटना पड़ा था क्या उस नहीं, घोटाले के? नहीं, नहीं कार्यकाल पूरा किया कार्यकाल इन्होंने। पूरा किया और फिर जीत के आए, अभी भी हैं विधायक। हाँ जीत के आए बाद बिल्कुल, में, बिल्कुल। अभी भी हैं। इसके बाद भूपेश बघेल की सरकार बनी, 2018 का चुनाव जीतकर, मेरा ख्याल है दिसंबर का महीना था, 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती मनाई जाती है, जो छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। पूरे प्रदेश में सरकार और राजनीतिक दल, समाज के दूसरे लोग भी इसको बड़े जोर शोर से मनाते हैं। इसको छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति समुदाय जो है उसमें सतनामी समाज सबसे बड़ा है। जी सतनामी समाज के पूजनीय हैं गुरु घासीदास, जिनके नाम पर यहाँ पर नेशनल पार्क एक है, यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनके नाम पर है। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी, गुरु घासीदास, बाबा घासीदास और सतनामी समाज इसकी राजनीति पूरी जिंदगी करते रहे। तो उस परिवार के, गुरु घासीदास परिवार के वंशज जो हैं गुरु रुद्र कुमार, जी इनके पिता जी विजय गुरु भी, विजय गुरु कहलाते थे वो भी। हाँ वो भी गुरु गद्दी नशीं थे इनके जी, पहले। जी वो भी एक समय विधायक रहे हुए हैं और राज्य मंत्री शायद थे। हाँ, वो अर्जुन सिंह के समय। अर्जुन सिंह के समय, अविभाजित मध्य प्रदेश की बात है। तो विजय गुरु के बेटे गुरु रुद्र कुमार, ये भूपेश बघेल के पहले जी मंत्रिमंडल में रहे। पर है। और दूसरे कौन रहे इसमें डॉक्टर मंत्री? शिव कुमार डहरिया। डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, ये आरंग से रहे। जी आरंग से ही बीजेपी के कैबिनेट में एक में गंगूराम बघेल थे, आरंग से ही शिव कुमार डहरिया रहे। जी बिल्कुल। दलित समाज के लिए 10 सीटें रिजर्व हैं, जी तो इसलिए घूम फिर के उन्हीं सीटों से लोग वापस आते हैं। मुझको क्यों याद पड़ रहा है कि गुरु रुद्र कुमार के पिता विजय गुरु, जी ये भी शायद आरंग से रहे हैं, आरंग से रहे, विधायक रहे हैं। हाँ, ये रुद्र कुमार गुरु पहले विधायक, पहला विधानसभा चुनाव यहीं से लड़े थे और जीते थे। आरंग से। आरंग से, जी ठीक। तो ये इनकी दूसरी पारी थी रुद्र कुमार की। दूसरी पारी इन्होंने विधानसभा चुनाव हार गए तो फिर उसके बाद अहिवारा शिफ्ट हो गए। अच्छा। वहाँ से जीते। हाँ। और फिर अभी यहाँ से लड़ रहे, नवागढ़ से चुनाव लड़ रहे। रुद्र गुरु जो हैं ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी हो गई है। बिल्कुल। पहला चुनाव आरंग से लड़े, जी तो वो जीते या हारे? पहला चुनाव जीते आरंग से। हाँ। हाँ, दूसरा चुनाव हार गए आरंग से। आरंग से। अच्छा, तो 2 चुनाव उनके वो हो गए। जी तीसरा चुनाव अभी तक जहाँ पे वो विधायक एक तरीके से हैं, अगर कार्यकाल को पिछले को गिने जी तो वो है सीट अहिवारा। वो अहिवारा सीट है। बिल्कुल। वहां से जीते थे। जी वहीं से जीत के 5 साल मंत्री रहे। लेकिन वो सीट इनके लिए डामाडोल थी। जी तो इनको मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी थी कि आप अपनी सीट बदलना चाहो तो बदल लो, यहाँ से जीत की संभावना आपकी बिल्कुल नहीं है। जी। तो इसलिए इन्होंने सीट बदल ली अपनी। तो अब कौन सी सीट हो गई है? नवागढ़। जी बेमेतरा जिले में आता है। तो ये गिने चुने विधायकों में से होंगे जो 3 अलग अलग सीटों से लड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। हाँ। उम्र भी कम है। उम्र भी कम है और अकेले मंत्री हैं जिनको सीट बदलने की अनुमति दी गई। अकेले मंत्री हैं जिनको सीट बदलने की अनुमति दी गई है। जी।
तो ये अभी ये तीनों सीटें जो हैं आरक्षित सीटों से लड़े, ये जी आरक्षित सीटों से ही। तीनों आरक्षित सीटें हैं। बिल्कुल। तो अभी आपके कहने का मतलब ये है कि 7 सीटें और अभी रुद्र गुरु के सामने बाकी हैं। जी वो भविष्य में अगर चाहें तो अलग अलग लड़ सकते हैं। जी ऐसा कहने का बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, है। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो हमने अभी ये चर्चा पूरी की कि किस किस मंत्रिमंडल में कितने लोग थे। रमन सिंह के पहले जो अजीत जोगी का मंत्रिमंडल था उसमें दलित समाज से, अनुसूचित जाति समाज से डीपी धृतलहरे, गंगूराम बघेल, धनेश पाटिला, ये 3 मंत्री थे। दूसरी विधानसभा जब संख्या सीमित हो गई थी मंत्रियों की, 12+1 ऐसा हो गया था, उसमें रमन सिंह के पहले कैबिनेट में डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी थे। दूसरा मंत्रिमंडल रमन सिंह का, उसमें 2 मंत्री थे, दलित समाज के पुन्नूराम मोहिले और दयाल दास बघेल, ऐसा ही था जी। इसके बाद रमन सिंह का तीसरा कार्यकाल, जी उसमें भी पुन्नूराम मोहिले और दयाल दास बघेल ये 2 मंत्री रहे तीसरे कार्यकाल में भी। इसके बाद चौथा कार्यकाल रमन सिंह का नहीं आ पाया। कैबिनेट में आमतौर पे जितने मंत्री रहते हैं उतने टोटल विधायक ही आ पाए रमन सिंह के। कैबिनेट में मुख्यमंत्री के अलावा 12 मंत्री रहते हैं। तो रमन सिंह को कुल 15 विधायकों से तसल्ली करनी पड़ी थी, तो किसी को मंत्री बनाने की चौथे बार गुंजाइश नहीं थी उनकी। वो खुद भी विपक्ष में बैठे। भूपेश बघेल ने अगली सरकार बनाई कांग्रेस की जो अभी तक चल रही है। इसमें फिर 2 मंत्री बनाए गए दलित समुदाय से, जिनमें एक गुरु रुद्र कुमार और दूसरे डॉक्टर शिव कुमार डहेरिया। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि रुद्र कुमार नौजवान है, बहुत अधिक उम्र उनकी नहीं हुई है, बिल्कुल, लेकिन अभी तक वो 3 अलग अलग विधानसभा सीटों से लड़ चुके हैं, लड़ रहे हैं। अभी 2 से जीत हार हो चुकी है, अभी तीसरा चल रहा है जी। इसका रिजल्ट आएगा 8 दिसंबर को, जी है ना जी। और देखते हैं 8 दिसंबर के बाद कौन सी सरकार बनती है, कौन मंत्री बनते हैं, उसमें देखते हैं उसको। अब हम आते हैं इन 10 सीटों पे। इस चुनाव में जो 10 सीटें हैं, इन सीटों पर दलित समुदाय की आरक्षित सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार हैं, किस पार्टी के कौन हैं, उनका क्या इतिहास है। शशांक के पास जानकारी है, मेरे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसमें सबसे पहली सीट इन 10 में से एक है सारंगढ़। सारंगढ़ मुझको अभी वहाँ से गुजरने का मौका मिला। मैं कुछ सीटों का दौरा करने गया था। सारंगढ़ में पूरी की पूरी सड़क गायब थी। कई किलोमीटर गांव के बीच की सड़क ही नहीं थी, सिर्फ पत्थरों पे चल के हमारी गाड़ी निकली। तो हमने वहाँ रुक के पूछा एक पान ठेले पे कि भैया यहाँ का विधायक कौन है, किसका नाम है, कौन विधायक है। तो पता लगा उत्तरी जांगड़े विधायक है। कई किलोमीटर गांव के बीचों बीच सड़क ही नहीं थी। फिर ये भी कहा लोगों ने उत्तरी जांगड़े यहीं रहती हैं। जिस गांव में विधायक है उस गांव में, गांव के बीच में कई किलोमीटर सड़क ही नहीं है, पत्थर पत्थर हैं। अब खैर ये कांग्रेस की कैंडिडेट हैं ये। अब सारंगढ़ सीट के बारे में शशांक जरा बतलाओ। ये कांग्रेस उत्तरी जांगड़े दूसरी बार लड़ रही हैं। अभी मौजूदा विधायक हैं और रिकॉर्ड वोटों से जीती थी, 50,000 से अधिक वोटों से। ऐसा जी। तो 50,000 से ज़्यादा वोट वाले कई लोगों की कांग्रेस ने टिकट काटी है जी, लेकिन इनको उतने वोट भी मिले और टिकट बाकी है। टिकट साख अच्छी है इनकी। अच्छा, हाँ, सड़क वगैरह तो वो अपनी जगह है, हाँ, लेकिन साख इनकी अच्छी है। अच्छा, हाँ। और भाजपा ने हाँ, इस बार नए कैंडिडेट दिए हैं, शिव कुमारी चौहान, हाँ, महिला है ये भी। तो ये दोनों महिला कैंडिडेट हो गई एक दूसरे के सामने। अच्छा, हुआ ये कि ये गाड़ा समाज से आती हैं। कौन? शिव कुमारी चौहान। अच्छा, गाड़ा समाज का पहले प्रतिनिधित्व कम रहता था। हाँ, विधायक को ज़्यादातर सतनामी समाज के ही विधायक रहे और जितने भी बड़े लीडर आपको मालूम होगा, हाँ, मिनी माता से लेकर विजय गुरु तक परसराम भारद्वाज, हाँ, बड़े लीडर, बड़े वो सतनामी समाज से आते थे। उसका और दलित वोटरों का बड़ा तबका कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। हाँ, हाँ, परंपरागत बसपा के उदय होने से पहले तक। हाँ, जब काशीराम, ये बाम शेख, काशीराम और बसपा जब आए, बिल्कुल तो ये
दलित वोटों का संतुलन एकदम से बदल गया है। कांग्रेस के हाथ से वो निकल गए एक किस्म से। और काशीराम तो यहाँ जांजगीर चांपा जांजगीर से चुनाव लड़े, साइकिल पे प्रचार करते थे। और उसके बाद तो वहाँ एक तीसरी शक्ति पैदा हुई। हाँ। और सारे सतनामी समाज की सीटों पर हाँ। प्रभाव पड़ा। हाँ। तो सब जगह एक अच्छा खासा कांग्रेस को डैमेज हुआ। हाँ। और बसपा, खासकर दलित वोटर, हाँ। बसपा से भाजपा से खिसके रहे दूरी शायद इसलिए भी कि बहुत हिंदूवादी पार्टी है और हिंदू धर्म में दलितों को बहुत सम्मान की जगह नहीं मिली कभी। लेकिन ये अब इन्होंने भी अपना स्पेस देखा कि क्या किया जाए। हाँ। सतनामी समाज के वोटर बढ़ रहे हैं। हाँ। तो इन्होंने दूसरी जातियों पर ध्यान दिया, किसने? भाजपा ने। और इस पहला प्रयोग हुआ, पहले खैर इस पे बाद में आएंगे। पहले प्रयोग उन्होंने 1990 में हाँ। आरंग सीट में किया, गंगूराम बघेल को। अच्छा। तो गाड़ा समाज के थे। हाँ। गाड़ा समाज के पहले विधायक थे इस इलाके के। हाँ। तो उसका फर्क, क्योंकि गाड़ा समाज की आबादी आगे सरायपाली, बसना, कई सीटों पर है। और आपको पुराने बता दूं, गाड़ा समाज को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए राजा नरेश चंद ने भी कोशिश की, सारंगगढ़ महाराज, ऐसा अविभाजित मध्य प्रदेश। एक बार निर्दलीय लड़ाए भी थे, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। कहीं पढ़ी सुनी बात है। और जिताए भी। हाँ। तो सारंगगढ़ से। हाँ। तो खैर अभी फिर कैंडिडेट भाजपा ने सारंगगढ़ से ही, यानी सारंगगढ़ में एक समय गाड़ा समाज के कैंडिडेट का इतिहास रहा है। तो इसलिए वहां से भाजपा ने एक गाड़ा उम्मीदवार शिव कुमारी चौहान को खड़ा किया है। अच्छा। और कांग्रेस से जो मौजूदा विधायक हैं उत्तरी जांगड़े, वो जैसी भी सड़क रही होगी, शशांक का कहना है कि अच्छी विधायक हैं, उनकी साख अच्छी है, होगा उस सड़क को लेके कोई अलग दिक्कत रही होगी, तो वो वहां पर हैं। यहाँ पे और किसी पार्टी का बसपा का अच्छा खासा होल्ड है। ऐसा? हाँ, बसपा से एक बार कामता जोले 2003 में विधायक रही हैं। हाँ। और हाँ, नाम याद है मुझको। हाँ। और पिछली बार भी इतना सब होने के बावजूद 31,000 वोट मिले थे। अरविंद नाम है उनका। कांग्रेस भाजपा से परे बसपा को 31,000 वोट यहाँ से मिले थे। जी। और वही प्रत्याशी फिर मैदान में है अभी। तो यहाँ यानी पिछले बार जिस बसपा कैंडिडेट को 31,000 मिले थे जी, वो अभी फिर मैदान में है। क्या नाम है उनका? बाचकर या अरविंद नाम है। अच्छा। हाँ। अच्छा जी। तो वो फिर से मैदान में है। तो आपके कहने का मतलब यह है कि सारंगगढ़ एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट रहेगा 31,000 के कैंडिडेट को हल्का फुल्का नहीं मान सकते। बिल्कुल। तो सारंगगढ़ की बात हमने कर ली। कांग्रेस भाजपा 2 महिला उम्मीदवार हैं, बसपा के एक पुरुष उम्मीदवार हैं वहां से, जिनको पिछली बार 31,000 वोट मिले थे। बड़ा होता है 31,000 वोट पाना तीसरे उम्मीदवार के लिए। चलिए अगली सीट पे चलते हैं। अगली सीट जो है मुंगेली जो है बिलासपुर संभाग की सीट है। मुंगेली जिला अलग बन चुका है, लेकिन इसको बिलासपुर इलाके की सीट माना जाता है। यहाँ पे भाजपा के पहले के एक मंत्री रह चुके पुन्नूलाल मोहिले सरल स्वभाव के मौजूदा विधायक हैं। इतने लहर के बावजूद वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। ये पिछले 15 में ये शामिल थे। बिल्कुल। ये 15 जो जीते थे भाजपा के, उसमें ये शामिल थे। अच्छा। बिल्कुल। और टिकट इनको भाजपा से मिल गई। उम्र काफी हो चुकी है। मुझको ध्यान है 80 के आसपास हो गई है। ये मीठा बोलने वाले सज्जन व्यक्ति हैं। बिल्कुल। हाँ। जब मुझे याद आ रहा है, नान घोटाले पे चर्चा हो रही थी सदन में। हाँ। तो मंत्री जी आपका तो कोई रोल नहीं है इसमें, ऐसा। हाँ। तो इस तरह की बातें होती थी इनके बारे में। यानी विपक्ष बोल देता। इनको विपक्ष क्लीन चिट दे देता था। हाँ। कि पुन्नूलाल मोहिले जी का भ्रष्टाचार से लेना देना नहीं। आमतौर पे मुझे याद है कि बहुत कम इनके मामलों में बहिर्गमन वगैरह हुआ। जो मिला उन पे संतुष्ट हो जाते थे। जो जवाब मिला उन पे विपक्ष संतुष्ट हो जाता। यानी लोगों की सज्जनता जो है उसका कहीं कहीं फायदा भी होता है। बिल्कुल। तो पुन्नूलाल मोहिले उनमें से एक रहे। ऐसे ही रामचंद्र सिंहदेव की भी साख अच्छी थी, तो उनसे विपक्ष नहीं उलझता था ज्यादा, ऐसा मुझको याद पड़ रहा है पहली सरकार के समय। तो अब यहाँ पे कांग्रेस से कौन है शशांक मुंगेली में? ये युवा चेहरा है, जनपद उपाध्यक्ष संजीत बनर्जी। अच्छा।
जनपद के पदाधिकारी अच्छे हैं। ये बनर्जी बंगाली हुए? बंगाली नहीं, ये बनर्जी सरनेम है। अच्छा। और सतनामी समाज से आते हैं ये। अच्छा। और अच्छे युवा हैं, मिलनसार हैं। हाँ। और ये किसी पढ़े लिखे हैं और ये किसी दिल्ली के किसी एनजीओ में काम करते थे। अच्छा। हाँ, तो ये सक्रिय राजनीति। लेकिन जो आप बतला रहे हैं पुन्नूलाल मोहिले से इनका कम से कम एक पीढ़ी का तो सीधा सीधा फासला है। बिल्कुल। हो सकता है ये 1.5 पीढ़ी भी नौजवान हो उनके मुकाबले, ऐसा भी हो सकता है। जी, युवा है। हाँ। और अच्छी साख इनकी अच्छी है। ऐसा? हाँ। तो दो अच्छी साख वालों के बीच मुंगेली में मुकाबला है। बिल्कुल। यहाँ से बसपा भी है। हाँ। और जोगी कांग्रेस ने भी प्रत्याशी उतारे हैं मुंगेली में। आम आदमी पार्टी भी इस इलाके में सक्रिय है। उनके भी कैंडिडेट हो सकते हैं यहाँ से। लेकिन दो प्रमुख कैंडिडेट कांग्रेस और भाजपा के पुन्नूलाल मोहिले और संजीत बनर्जी हैं। हम आगे इन पे और पार्टियों के कैंडिडेट की भी चर्चा करेंगे जैसे जैसे उनकी जानकारी हमको मिलते रहेगी। फिलहाल हम एक नज़र डाल रहे हैं। अगली सीट है मस्तूरी भी बिलासपुर संभाग की सीट है जी। मस्तूरी में डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जो कि मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के, 15 में से एक हैं जी। बड़ी चीज है 15 में से एक। बिल्कुल। वो भाजपा के कैंडिडेट हैं। भाजपा ने क्या अपने तमाम लोगों को टिकट दे दी? 15 को की काटी है। 2 लोगों की काटी, एक रजनीश सिंह और दूसरा डमरूधर पुजारी। हाँ, 2 की काटी, 13 को दी है। तो कांग्रेस से दिलीप लहरिया कौन है शशांक? ये गायक हैं। हाँ, एक बार विधायक रहे हैं। हाँ। और पिछला चुनाव ये हार गए थे। हाँ। फिर भी उन्होंने टिकट दी गई। हाँ। अच्छा, आपको याद होगा 2013 में हाँ 10 में से 9 सीटें भाजपा के पास थी। हाँ, मुझको ध्यान है। ये 2013 वही चुनाव है ना जब कांग्रेस के भीतर रहते हुए अजीत जोगी ने सतनामी समाज के एक गुरु बालदास को सामने रखकर एक सतनाम सेना जैसा कोई संगठन बना था। जोगी पर्दे के पीछे थे, तो अब मैं क्यों बोलूं कि उन्होंने सामने रखा था। जो दिख रहा था लोगों को वो यही था कि पर्दे के पीछे जोगी का हाथ है। हाथ जोगी का वैसे तो बाहर, पर्दे के बाहर कांग्रेस के साथ था, पर्दे के पीछे सतनाम सेना के साथ था। ये वही चुनाव है जिसमें 10 में से 9 सीटें बीजेपी को चली गई थी और रमन सिंह की सरकार बनाने में उसका बड़ा योगदान था। उस समय ध्यान आ रहा है 16 विधायक थे। हाँ, सीनियर, जिसमें रविंद्र चौबे, अकबर, वैसे हारे थे। बड़े बड़े दिग्गजों को हरवा दिया था। तो ये रविंद्र चौबे को हरा के लाभचंद बाफना शायद वहां से बने थे विधायक, ऐसा ही था ना? बिल्कुल। तो यानी जो गुरु बालदास ने 2013 में कांग्रेस को हराकर भाजपा की सरकार बनाने में मदद की थी, 10 में से 9 दलित सीटें दी थी, वही गुरु बालदास कांग्रेस का एक फेरा लगाकर आज फिर भाजपा में है। बिल्कुल। आज फिर वो प्रचार कर रहे हैं। मैं कल उनके फोटो या कुछ खबर देख रहा था कि कवर्धा या किसी और जगह जाकर वो कांग्रेस के खिलाफ बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे थे, पगड़ी वगैरह लगाकर मंच पर थे। वही है ना? वही है। और उनका बेटा कहीं से चुनाव लड़ रहा है, लेकिन हम वो सीट पे बाद में आते हैं, आगे आते हैं। तो आप जो बतला रहे हैं कि दिलीप लहरिया वो अकेले कांग्रेस से अकेले विधायक थे उस समय जीतने, जो 2013 में जो 10 में से 1 सीट बची थी वो दिलीप लहरिया की थी। और गायक हैं वो। गायक हैं। तो उन्होंने क्या हर सभा में अपने गायन किया था, गाए थे? गाना बजाना उनका शौक है और लोकप्रिय हैं। अच्छे गाते हैं। अच्छा जी। तो ये 10 में से 10 दलित सीटों में से अकेले दलित कांग्रेस विधायक थे उस समय। बिल्कुल। अच्छा, ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे 11 छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों में से एक बार ताम्रध्वज साहू अकेले कांग्रेस सांसद रह गए थे। 10 बीजेपी के थे और ताम्रध्वज अकेले रह गए थे। बिल्कुल। तो ये उसी के टक्कर का मामला है ये। अच्छा, तो ये मस्तूरी का इलाका जो है ये तो बसपा का भी प्रभाव क्षेत्र है। दाऊराम रत्नाकर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं इसी सीट से। ये दाऊराम रत्नाकर तो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, पहले रहे हैं, प्रदेश प्रभारी हैं अभी। हाँ। और ये पामगढ़ से विधायक रहे हैं। और
अभी ये मस्तूरी से लड़ रहे हैं। तो ये पहले तो विधायक किसी दूसरी सीट से पामगढ़ सीट से, पामगढ़ से, तो अभी वहां से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? पामगढ़ से मौजूदा विधायक सिटिंग एमएलए उन्हीं की भी पार्टी के हैं। अच्छा, बसपा के विधायक वहां से दूसरे हैं आज। हाँ बिल्कुल। इसलिए दाऊराम रत्नाकर को मस्तूरी से जाके लड़ना पड़ रहा है। जब वो पहला चुनाव लड़ रहे थे तो वो पहले भी लड़ चुके हैं मस्तूरी से, 2 जगह से लड़े थे। अच्छा। हाँ, तो पामगढ़ से वो जीते थे, मस्तूरी से वो हार गए थे। ठीक ठीक जी। तो मस्तूरी देखा भाला है, देखा भाला है, भले हारे हों जी, इस बार फिर लड़ रहे हैं। हाँ, तो ये जो आप बतला रहे हैं उस हिसाब से कम ट्रेंगुलर तो है ही। मस्तूरी मुझको ऐसा क्यों याद पड़ रहा है, आम आदमी पार्टी की जो बिलासपुर की एक नेता हैं प्रियंका शुक्ला, वकील हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी हैं, ये मस्तूरी की प्रभारी थी और ये इन्होंने 5 साल वहां मस्तूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम भी किया था। ऐसा ही था बिल्कुल। और चूंकि वो दलित समाज से नहीं है, उनको लड़ना नहीं था, उनको प्रभारी एक आरक्षित सीट से बनाया था आम आदमी पार्टी ने, ताकि वो समर्पित भावना से वहां काम करें, टिकट पाने के लिए काम ना करें। ऐसा ही हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आम आदमी पार्टी के वहां से कैंडिडेट कोई हैं? कैंडिडेट हैं। हाँ, अगली चर्चा में हम गैर कांग्रेस, गैर भाजपा, गैर बसपा, इन 3 को छोड़ के भी हम बाकी कैंडिडेट की चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो ये रहा मस्तूरी। मस्तूरी से नाम आपने देख लिए, भाजपा से कृष्णमूर्ति बांधी, कांग्रेस से दिलीप लहरिया, गायक हैं। अगर जीत के आएंगे तो विधानसभा में आप अच्छे गाने वगैरह सुनने की उम्मीद कर सकते हैं। जहां तनातनी चलती है वहां ये अच्छा गा भी सकते हैं। और बसपा से दाऊराम रत्नाकर बड़े पुराने नेता हैं, बड़ा इनका नाम है, विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, हार चुके हैं, बसपा का लंबे समय से काम कर रहे हैं, वो भी विधायक हैं वहां से। इस ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में और भी कैंडिडेट हैं, उनके बारे में फिर बात करेंगे। देखते हैं क्या होता है। अगली सीट पामगढ़। पामगढ़ सीट जो है ये इसके आसपास काफी दलित वोट हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। उनके बीच में से एक सीट है ये पामगढ़। बिल्कुल। आपको ये बता दूं कि बसपा से, बसपा पहले सामान्य सीट थी। पामगढ़, ये पामगढ़ सीट पहले सामान्य थी। तो दाऊराम रत्नाकर उस समय विधायक थे वहां से, सामान्य सीट से विधायक थे। बाद में परिसीमन के बाद ये आरक्षित हुए। तो दूजराम बौद्ध यहाँ से मैं 2000 में। और मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे ईमानदार व्यक्ति राजनीति में, मैं थोड़ा सा नजदीक से जितना जान पाया हूँ, वो वही है। कौन? दूजराम बौद्ध। अच्छा। वो ऐसे व्यक्ति हैं, जो ऐसे शख्स हैं, विधायक थे जिनको ब्राह्मणों ने भी वोट दिया था वहाँ। ऐसा? और 2013 में हार गए थे। तो बाद में बहुत सारे मेरे कुछ नज़दीकी रिश्तेदार हैं, वो लोग चाहते थे कि भाई तुम फिर लड़ो, फिर लड़ो। तो वो बोले कि महाराज वो पैसा नहीं है ऐसा करके, जो चुनाव लड़ लिया तो उसमें अपना जो विधायक कोटे से एक प्लाट मिला था, उस प्लाट बेच के कर चुका है। तो इतने सज्जन व्यक्ति हैं। अच्छा। यानी रामचंद्र सिंहदेव के अलावा ये एक और नाम मैं सुन रहा हूँ जो कोई बेईमानी से परे रहे जो। बिल्कुल। अच्छा, तो वो अब कहाँ है? अभी वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं, बसपा के लिए। अच्छा, अब पामगढ़ पे आए हम। ये पामगढ़ मुझको क्यों याद पड़ रहा है, जब ये जनरल सीट थी, अनारक्षित सीट थी, तो यहाँ से कौन थे विधायक? एक बार का तो आपने वो थे हमारे महंत जी रामसुंदर दास जी। मैं इसीलिए मुझको याद इसीलिए आ रहा था। अभी जो बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ लड़ रहे हैं महंत रामसुंदर दास जी, ये पामगढ़ जब आरक्षित सीट नहीं हुई थी तो वहां से विधायक थे। मुझको इसीलिए आपसे नाम पूछ रहा था मैं कि रामसुंदर दास जी पामगढ़ से विधायक रह चुके हैं एक समय, बाद में वो सीट आरक्षित हुई, उनकी संभावनाएं खत्म हुई और अभी वो लड़ना चाहते थे वहां से जांजगीर चांपा से लड़ना चाहते थे। जो पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी, बृजमोहन अग्रवाल के सामने उनको उतारा है। लोगों की अलग अलग धारणा है उनके बारे में। कुछ लोगों का मानना है कि ये बृजमोहन को गिफ्ट मिला है सीएम के तरफ से, ऐसा कुछ लोग मजाक में कहते हैं। मैं तो महंत जी को ऐसा नहीं मानता, मैं तो उनको गंभीर उम्मीदवार मानता हूँ। लेकिन कुछ एक ऐसी और चीज़ें चल रही है जिनको लेकर लग रहा है कि क्या
महंत रामसुंदर दास को बृजमोहन के मुकाबले क्या कमज़ोर भी किया जा रहा है किसी तरीके से, ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है। खैर उनकी चर्चा हम बाद में रायपुर सीट पे बात करते हुए करेंगे। फिलहाल अभी है हम पामगढ़ में। जी। पामगढ़ में अभी एमएलए कौन है शशांक? बसपा की है इंदु बंजारे, और बसपा ने फिर से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। बसपा की सिटिंग एमएलए हैं, इन्हीं को बसपा दोबारा लड़वा रही है, इंदु बंजारे जी। अच्छा, और कौन है वहाँ पे कैंडिडेट? वहाँ से भाजपा से संतोष लहरे। अच्छा, संतोष लहरे पहले बसपा में थे, हाँ, बाद में वो भाजपा में आए, हाँ, फिर उन्हें भाजपा ने प्रत्याशी भी बनाया। ऐसा? हाँ। ये पहले विधानसभा चुनाव लड़े हुए हैं क्या? नहीं, लड़े नहीं थे। लड़े नहीं थे। हाँ। और कौन है? आपने बसपा और भाजपा का बता दिया। कांग्रेस से शेषराज हरबंश। ये कौन है? ये शेषराज हरबंश इनके पति, ये महिला कैंडिडेट है। हाँ। इनके पति शायद प्रधानमंत्री सड़क योजना में ई थे। अच्छा, हाँ, सरकारी नौकरी में थे। अच्छा, और ये एक बार चुनाव लड़ चुकी हैं। ऐसा? हाँ, कहाँ से? पामगढ़ से। इसी सीट से? अच्छा, हार गई थी, दोबारा इनको टिकट दी गई कांग्रेस से। कांग्रेस से। ये किसके कोटे की टिकट होगी कांग्रेस में? ये मिली जुली। हाँ, ये आपसी सहमति की, सर्वे वगैरह की, हाँ, सभी तरह से होगी। किसी की ताकत नहीं लगी है इनके पीछे। अच्छा, तो ये पामगढ़ में भी ये 3 बड़े कैंडिडेट आपको दिख रहे हैं जी। जिसमें बसपा तो सबसे बड़ी है क्योंकि उनकी सिटिंग एमएलए है, और कांग्रेस भाजपा दोनों के हैं जी। जाहिर तौर पे यहाँ पर आम आदमी पार्टी या जोगी कांग्रेस, इनके भी कैंडिडेट होंगे वहाँ पे। हम अगली चर्चा में हम इन 10 सीटों के ऊपर चर्चा का एक राउंड और रखेंगे। तो आज आगे बढ़ते हैं। सरायपाली जो है महासमुंद जिले की, रायपुर से लगे हुए महासमुंद जिले की आखिरी सीट है। सरायपाली के तुरंत बाद उड़ीसा शुरू हो जाता है, बरगढ़ को रास्ता जाता है। आपको जगन्नाथपुरी के दर्शन करने हो तो राजधानी रायपुर से जाना हो सड़क से तो आप सरायपाली पार करते हुए जाते हैं, ऐसी सीट है सरायपाली। तो सरायपाली से अभी वहाँ कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी, अभी वहाँ पर विधायक कांग्रेस पार्टी के किस्मतलाल नंद थे जिनकी टिकट काटी गई। हाँ। और काट के अब वहाँ कांग्रेस ने किसको दी है टिकट? चातुरी नंद। ये भी नंद समाज की हैं, गाड़ा समाज की हैं ये भी जी। तो ये किस्मतलाल नंद की टिकट काटी क्यों गई? मुझको याद पड़ रहा है, आप बतला रहे थे 50,000 वोट से जीते थे ये। जीते हैं। हाँ, विधायक हैं। और बस बात वही है, जीत की संभावना अब लोकप्रिय कम हो गए थे। हाँ, ऐसा हारने का खतरा दिख रहा था, इसलिए उनके टिकट काटी गई। हाँ। और भाजपा से सरला कोसरिया है। अच्छा, यहाँ सरला कोसरिया की उम्मीदवारी के खिलाफ काफ़ी नाराजगी भी फैली थी, क्योंकि यहाँ सतनामी समाज के वोटर कम हैं। हाँ। गाड़ा समाज के ज़्यादा हैं। अच्छा, तो गाड़ा समाज के लोगों में काफ़ी नाराजगी थी। तो भाजपा ने सारंगढ़ से गाड़ा समाज के प्रत्याशी दी है। अच्छा, हाँ। यहाँ का कंपेंसेट वहाँ पे किया है। हाँ, तो ये भी इससे बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है कि ये गायत्री परिवार से जुड़ी हुई। हाँ, हाँ, मुझको याद है। राज्यसभा सदस्य जानते हो भूषण लाल जांगड़े, हाँ, हाँ, ये उनकी बेटी है। अच्छा, हाँ, यानी राजनीतिक पृष्ठभूमि है इनकी। पति इनके सीएमओ डॉक्टर हैं। हाँ, वो सक्रिय राजनीति दूर दूर तक लेना देना नहीं देता, और ये समाज सेवी हैं। अच्छा, अच्छी महिला। अच्छा, यानी भाजपा के कैंडिडेट ठीक है ये, भले स्थानीय समुदाय के हिसाब से ना। कांग्रेस की भी जो कैंडिडेट है चातुरी नंद, हाँ, वो भी अच्छी है। इनका क्या बैकग्राउंड है? बैकग्राउंड ये है, शिक्षिका टीचर तो रही हैं। हाँ, प्लस वहाँ क्या हो रहा था कि शराब आगे से महिलाएं काफी प्रताड़ित रहती थी। हाँ, जो तो उनको लेके संगठित उनके बीच में जागरूकता फैलाना, ऐसा तो ये काफी काम की है। तो इनका तो पूरे प्रदेश स्तर पे जरूरत है। पूरे प्रदेश की महिलाएं शराब से परेशान हैं। बिल्कुल, पूरे प्रदेश के बच्चे जो हैं उनके हक में जो दूध, अंडा या सब्जी, फल घर आना चाहिए, वो बाप दारू पी लेता है बाहर। इनकी जरूरत तो फिर पूरे प्रदेश में है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अब उसी पैमाने पर तो ये किस्मतलाल नंद जो हैं, कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं दिया जी।
तो मुझको ऐसा क्यों याद पड़ रहा है कि अमित जोगी और रेणु जोगी के बीच में गुलाबी दुपट्टा पहन के फोटो खिंचवाए थे अभी? ये अंतिम तक कोशिश कर रहे थे कि टिकट मिल जाए कांग्रेस से, कांग्रेस में। हाँ, तो नहीं मिली। हाँ। तो अंततः फिर वो जोगी कांग्रेस में चले गए। ऐसा? और जोगी कांग्रेस ने फुर्सत से उनको तुरंत प्रत्याशी भी डिक्लेयर वहीं पर। अच्छा, तो अब उनकी किस्मत जो है एक दूसरी पार्टी की तरफ से दांव पे लगी है वहां। देखते हैं क्या होता है सरायपाली में। हालांकि देखिए, जो 50,000 वोट से जीता हो पिछला चुनाव जी, ऐसे विधायक को अगले चुनाव में कम से कम जोगी पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल मिला हुआ है। और अमित जोगी अभी जितने सक्रिय मुझको दिख रहे हैं, और अचानक मैं उनको दिख रहा हूं कि धोती पहन के चलने लगे हैं, वो एकदम ही छत्तीसगढ़िया। यानी भूपेश बघेल धोती वगैरह नहीं पहनते हैं, अमित जोगी धोती भी पहनने लगे। एक कदम ज़्यादा छत्तीसगढ़िया हो गए अमित जोगी आजकल। देखते हैं उनके कैंडिडेट होने से किस्मत लाल नंद की किस्मत का क्या होता है। अगली सीट पे चलते हैं, बिलाईगढ़। बिलाईगढ़ का क्या हाल है शशांक? यहाँ कौन कौन कैंडिडेट हैं? यहाँ भी महिला प्रत्याशी हैं। अच्छा, कांग्रेस ने दी है। आपको याद होगा कि यहाँ पिछला मौजूदा विधायक हैं चंद्रदेव राय, उनकी टिकट काटी। यहीं से थे वो चंद्रदेव राय? जी, जिनकी फोटो एकदम आती थी, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, बिल्कुल एयरपोर्ट पे आती थी, दिल्ली जा रहे हैं विधायकों को लेके, वो वाले चंद्रदेव राय थे यहाँ से? बिल्कुल। और उनके टिकट काटे गई और काट के ये कविता को दी गई, कविता समूह को। ये कविता प्राण लहरे हैं, ये जिला पंचायत की सदस्य हैं। अच्छा, हाँ, मौजूदा। और भाजपा से दिनेश लाल जांगड़े हैं, हाँ, पदाधिकारी हैं, हाँ, भाजपा के, हाँ, समान। और इसमें रोचक बात ये है कि बसपा से यहाँ श्याम टंडन है। ये कौन है? ये पिछली बार विधानसभा चुनाव में मतलब दूसरे स्थान पर रहे, इसी सीट से? इसी सीट से। चंद्रदेव राय जीत गए थे कांग्रेस के, बसपा के श्याम टंडन दूसरे स्थान पे थे। और उस समय भाजपा से लड़ रहे थे डॉक्टर सनम जांगड़े, वो तीसरे स्थान पर थे। तो यानी बसपा पिछली बार नंबर 2 थी यहाँ पे। बिल्कुल। तो वो भी मैदान में है, कमजोर नहीं है, मजबूती से मैदान में है। और बहुत कम वोट, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं थे, 7-8 हज़ार का फासला था, 7-8 हज़ार। हाँ। तो चंद्रदेव राय का क्या हो रहा है? ये लड़ नहीं रहे हैं कहीं से? शुरुआत में नाराजगी दिखाई, हाँ, तो फिर बाद में संतुष्ट हो गए। ऐसा? हाँ। तो ये राज क्या रहता है, आज नाराज कल संतुष्ट कैसे हो जाते हैं? इनके पास ज़्यादा विकल्प भी नहीं है। हाँ, क्योंकि कोल स्कैम में इनका नाम है। हाँ, मुझको याद आ गया, ये ईडी के छापे वगैरह जो पड़े थे, ये उसमें है। ये तो एक तरह से कानूनी कार्रवाई तो उनको झेलनी ही है। और अभी 6 दिसंबर को, शायद दिसंबर में फर्स्ट वीक में फिर उपस्थित होना ही है। तो उनके पास ऑप्शन बहुत कम था और इसलिए शांत बैठ गए। मुझको ऐसा याद पड़ रहा है कि ये कोल स्कैम वाले सूर्यकांत तिवारी जी, जब ये लेकर जाता था विधायक लोगों को इधर उधर जी, तो प्लेन में, एयरपोर्ट पे, अरे सुन रहे चंद्रदेव, इस तरह का बात करता था। ये वही चंद्रदेव राय है? अब ये शिक्षाकर्मी से आए हुए थे। हाँ, इनको प्रत्याशी बनाने के पीछे ये मुझे यह याद आ रहा है, हाँ, कि मैं राजीव भवन में बैठा हुआ था। हाँ, शैलेश नितिन त्रिवेदी संचार विभाग के प्रमुख थे। हाँ, ये उनके पास आए थे एप्लीकेशन देने के लिए। हाँ, तो उन्होंने उनको समझाई दी कि यहाँ एप्लीकेशन दो, हाँ, यहाँ दो, वो पूरा गाइड किए। हाँ, शैलेश नितिन त्रिवेदी। हाँ, और फिर उस समय शिक्षा कर्मियों में काफ़ी नाराजगी थी। हाँ, सरकार को लेकर, रमन सरकार को। अच्छा, ये शिक्षा कर्मी संघ के नेता थे। हाँ, तो इनको टिकट दी गई। हाँ, और इन पर ध्यान दी गई, पूरा पार्टी ने ध्यान भी दिया। हाँ, और यहाँ से कर्मचारियों में, शिक्षा कर्मियों में काफ़ी खुशी की लहर थी कि हमारे एक प्रतिनिधित्व मिल रहा है। अच्छा, अच्छे खासे जीत भी गए। हाँ, जीत गए। फिर उसके बाद अलग अलग मामलों में चर्चा में आए। हाँ, शिकायतें काफ़ी रही। ये मंत्री या संसदीय सचिव नहीं बन पाए थे, नए थे ये, जूनियर थे, पहली बार जीत कर आए थे। तो ये दूसरे तरफ सक्रिय हो गए। ये सत्ता में सीधे भागीदारी नहीं थी, दूसरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में निकल गए ये। ठीक है, चलिए, ये हो गया बिलाईगढ़। तो बिलाईगढ़ में आपका कहना यह है कि कोई 2 पार्टियों में सीधी टक्कर नहीं है, 3 पार्टियां हैं। ये कम से कम 3 है, कम से कम। अभी हम बाकी पार्टियों को और गिनेंगे। अब आ जाते हैं हम आरंग में, जो कि
मेरे ख्याल से अच्छी खासी चर्चित सीट है, राजधानी रायपुर से लगी हुई सीट है ये आरंग जी। और आरंग के पास से हाईवे कुछ ऐसा बन गया है, एक्सप्रेसवे जैसा जी। कि आप पार कर जाते हो तो आपको पता ही नहीं लगता कि आरंग निकल गया है। एक समय आरंग बस्ती के बीच से निकलते थे तो तालाब के किनारे बड़े पीपल के पेड़ ये सब दिखते थे, बस्ती के बीच से निकलते थे। वहाँ कुछ बड़ा वगैरह मिलता था, चाय पीने लोग रुकते थे, वो सब खत्म हो गया। अब केवल हाईवे से आप पार हो जाते हो, आरंग देखने नहीं मिलता। यहाँ से कांग्रेस के शिव कुमार डहरिया, मुख्यमंत्री के एक सबसे करीबी मंत्री जी, ये अभी मौजूदा विधायक हैं, यही लड़ भी रहे हैं। इनका कितने बार का क्या इतिहास है? शिव डहरिया ये अजीत जोगी के साथ में थे क्या एक समय? जी, अजीत जोगी से शुरू से ही अजीत जोगी के सानिध्य में ही राजनीति शुरू की। और उसमें ये है कि युवक कांग्रेस वगैरह में, छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे। जोगी जी मंत्री रहे, सीएम बने तो भी काफ़ी सक्रिय थे, जनरल सेक्रेटरी वगैरह थे प्रदेश कांग्रेस में। फिर उसको पलारी से टिकट दी गई। अच्छा। पलारी से जीते। फिर उसके बाद अगला चुनाव, पलारी विधानसभा खत्म हो गई परिसीमन में। उसके बाद वो बिलाईगढ़ शिफ्ट हो गए। अच्छा। बिलाईगढ़ से भी जीते। अच्छा। फिर 2013 में ये बिलाईगढ़ से हार गए। उस हारने के बाद जोगी जी के साथ इनकी दूरियां बढ़ गई। अच्छा। फिर वो जोगी जी जनता कांग्रेस पे बनाए। तो वो ये उसमें नहीं गए, ये कांग्रेस में बने रहे। और फिर प्रदेश कांग्रेस, ऐसा ही शैलेश नितिन त्रिवेदी का भी हुआ जी। जोगी जी के साथ कांग्रेस के आखिरी दिन तक रहे जी। जब जोगी जी ने पार्टी अलग बनाई तो शैलेश नितिन त्रिवेदी ने छोड़ दिया। 3-4 प्रमुख नेताओं थे इसमें। जोगी जी के करीबियों में शिव डहरिया, अमरजीत भगत और रामदयाल उइके और शैलेश नितिन त्रिवेदी, ऐसे 4-5 जो प्रमुख थे, ये जोगी जी के साथ नहीं गए उनकी पार्टी में। और शिव डहरिया को प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया उस समय। तो फिर वो बिलाईगढ़ नहीं लड़े। बिलाईगढ़ के बजाय वो आरंग आए 18 में। अब अच्छी खासी 20-25 हज़ार के मार्जिन से चुनाव जीते। ठीक। और उसके बाद इस बार फिर उनके सीट बदलने की चर्चा रही। ये सरायपाली या कहीं जाने के फेर में थे। दूसरे चरण में सरायपाली में काफ़ी दौरा करते थे। किस्मत लाल नंद के साथ मतलब किस्मत लाल नंद, मेरी जानकारी ये है कि किस्मत लाल नंद ने इसकी शिकायत सीएम से भी की थी कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में डोरे डाल रहे हैं। ऐसा होता ही है, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। तो वहाँ के जो नगर पंचायत वगैरह इनके प्रभाव में थे। ठीक। तो वो ऑटोमेटिक मंत्री विधायक के खिलाफ हो गए थे। तो कुल मिला के रस्सा कसी चलती रही। यानी वहाँ मंत्री और सत्तारूढ़ विधायक इनके बीच खींचतान चल रही थी। फिर उसके बाद हुआ ये कि सीट बदलने की अनुमति नहीं मिली, ये भी शांत हो गए और ये आरंग में ही लड़ रहे हैं दोबारा जी। ये क्यों याद पड़ रहा है मुझको कि आरंग में इनको लेके नाराजगी कुछ ज्यादा ही है, अभी भी है जी। कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है, काफी शिकायतें हैं। और जमीन वमीन को लेके भी काफी शिकायतें हुई, अखबारों में काफी, मीडिया में आए ऐसा। तो चर्चा ये जमीन का वो मामला तो नहीं है कि प्लाटिंग करने का या कोई अवैध प्लाटिंग का ऐसा कुछ था? शिकायत अलग अलग स्तरों पे हुई। तो कुछ रायपुर में भी कुछ जमीन का विवाद किसी के साथ इनका है। तो वो ऐसे विवाद हैं। तो ये विवाद आरंग में अभी चुनाव तक पीछा भी नहीं छोड़ेंगे। दिक्कत ये है कि अभी समस्या दूसरी है। अभी भाजपा से खुशवंत गुरु चुनाव मैदान में है। तो वहाँ ये खुशवंत गुरु जो हैं, गुरु बालदास के बेटे हैं। ये हैं तो वहीं के रहने वाले। भंडारपुरी गुरु के गुरु हैं। और लेकिन अभी तुरंत भाजपा में आए कुछ लोग, पहले से तैवेद राम मनारे वगैरह कुछ बड़े नेता थे जो लंबे समय से मेहनत कर रहे थे और जिन्होंने लंबा खर्च किया हुआ था। यानी जितना खर्च उन्होंने चुनाव आचार संहिता लगने के पहले किया था उतना अगर आचार संहिता के बाद करते वेदराम मनहरे
तो शायद उनको 8-10 चुनाव पे रोक लग जाती। बिल्कुल 8-10 चुनाव के लिए अपात्र हो जाते। इतना उन्होंने वहाँ खर्च किया है आरंग विधानसभा बड़े में। बड़े कार्यक्रम कराए। वो भाजपा के थे वो थे तो लेकिन अब वो उनको टिकट नहीं मिली तो वो पूंजी निवेश पूरा डूब गया। जो जैसे ऐसा मान लिया कोई कंपनी डूब जाती है तो शेयर मार्केट में उसे लगाया पैसा डूब जाता है, कुछ वैसा हो गया उनके साथ। तो बहुत सारे कार्यकर्ता भाजपा के चाहते थे कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े। ये प्रदेश कार्यालय गए भी थे, 800,000 सबसे बड़ा प्रदर्शन उसी के समर्थन में हुआ था। ऐसा हाँ, उनके लिए कि इन्हें टिकट चेंज किया जाए इस तरह का। लेकिन तो टिकट की गारंटी के पहले भी करोड़ों रुपए लोग खर्च कर देते हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे। होता है, हुआ है। जमीन तो अभी उनको भाजपा से नाउम्मीदी हुई है जी। तो वो क्या करेंगे? अभी भाजपा का काम करेंगे कि कांग्रेस का साथ देंगे? प्रचार अभी शुरू हुआ है। हाँ, वापस तो अभी देखना बाकी है। नामांकन बागी होने की चर्चा थी लेकिन उन्होंने नामांकन भरा नहीं, तो खामोश हैं। उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है कि ऐसा हो जाए। अच्छा जी। तो ये आरंग का नज़ारा ये है कि डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जो मौजूदा विधायक हैं, मंत्री हैं, ये वहां से लड़ रहे हैं चुनाव कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से। भाजपा में अभी शामिल हुए गुरुबाल दास के बेटे खुशवंत गुरु, ये स्थानीय कुछ विरोध हुआ लेकिन उसके बावजूद ये वहां से भाजपा के कैंडिडेट हैं। यहाँ से जोगी कांग्रेस के भी कैंडिडेट हैं जी। क्या नाम है उनका? डॉक्टर KR सोनवानी। ये क्या है इनका? डॉक्टर रहे हैं। हाँ, और जो स्थानीय व्यक्ति हैं ऐसा। और बहुजन समाज पार्टी के भी अपने वोटर हैं। हाँ, तो वो भी कैंडिडेट खड़ा रखे हैं वहां पर जी। कुल मिला के ये है कि विधानसभा क्षेत्र में काफी विरोध, शिव डहरिया को छोड़कर जाने की नौबत थी जी। वो सरायपाली में डेरा भी डाल रहे थे, डोरे भी डाल रहे थे। चूंकि नगरीय प्रशासन मंत्री हैं तो वो म्यूनिसिपल में जहां चाहे वहां कुछ काम सैंक्शन करवा सकते थे, ग्रांट दे सकते थे जी। ऐसे इन कामों को लेकर भी, नगरीय प्रशासन को लेकर जो विवाद पूरे प्रदेश में है इस विभाग के, आप जानते हैं उसको अच्छे से। मैं नहीं जानता कि उन विवादों का शिव डहरिया को इस चुनाव में भुगतान करना पड़ेगा या नहीं। ये अलग अलग इलाके की जनता रहती है, वो कितना याद रखती है कितना नहीं रखती है। लेकिन वहाँ शिव डहरिया की हालत बहुत अच्छी होगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि सीट छोड़ के जाना चाहते थे वो। जी बिल्कुल। अब देखना है कि जो भाजपा से जो नाउम्मीदी हुई है वहाँ पर जी मनहरे को जी, तो वो क्या करते हैं, किस तरफ जाते हैं, आगे देखेंगे। कुछ दिन बाद तस्वीर साफ होगी। मैं अब अगली सीट पे आता हूँ। काफ़ी लंबा चल रहा है बातचीत का सिलसिला। अहिवारा सीट जो है ये किस जिले में पड़ती है? ये आता है दुर्ग जिले में। दुर्ग जिले में। क्या है शशांक वहाँ की स्थिति? ये यहाँ से मौजूदा विधायक थे गुरु रुद्र कुमार। अच्छा, गुरु रुद्र कुमार इसी सीट को छोड़कर गए हैं। तमाम मंत्रियों में वो अकेले हैं जिनको सीट बदलने की इजाजत मिली है। वही ये रुद्र कुमार की ही सीट है अहिवारा जी। तो छोड़ने की नौबत क्यों आ गई थी उनको? ये देखिए क्या हुआ था कि शिकायतें तो मतलब जैसे सर्वे वगैरह करा रहे थे ये पार्टी स्तर पे, तो वो फिट नहीं बैठ रहे थे। अच्छा। मुख्यमंत्री से लगी हुई सीट है। हाँ हाँ। पाटन हाँ, से लगी हुई। हाँ हाँ। पाटन का कुछ हिस्सा हाँ पहले परिसीमन के बाद पहले हाँ यही आता है, यही आता अहिवारा में आता है। लेकिन वो बात नहीं बनी तो उनको सीट चेंज करने वो खुद भी इच्छुक थे कि हाँ, खुद भी इच्छुक थे। पहले नवागढ़ देख रहे थे, मुंगेली में भी वो संभावना देख रहे थे, तो नवागढ़ फिट उनको अपना उपयुक्त माना गया। मेरी जितनी जानकारी है इनको लेकर कई तरह की अप्रिय चर्चाएं चल रही थी जी। इनके विभाग को लेकर, इनके सरकारी कामकाज को लेकर और भी कुछ बातों को लेकर, जो गैर सरकारी बातें थी उनको लेकर भी गुरु रुद्र कुमार ये कई तरह के विवादों के घेरे में थे। कई तरह की अप्रिय चर्चाएं चल रही थी। मुझको अगर ध्यान पड़ रहा है तो ये PHE मिनिस्टर रहते हुए जिस जल जीवन मिशन के इंचार्ज थे जी, उस जल जीवन मिशन में अपार भ्रष्टाचार चल रहा था, काम हो नहीं रहा था समय पे। मुख्यमंत्री को निजी दखल देकर एक IFS अफसर जो कि बड़ी काबिलियत से काम कराने के लिए जाने जाते हैं,
उनको वहाँ पे भेजा गया जल जीवन मिशन में। जी। उन्होंने बड़े मुश्किल से स्क्रू टाइट करके वहाँ काम करवाना शुरू किया। कुछ ऐसे अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जो कि मंत्री के बहुत ही चहेते थे, गुरु रुद्र कुमार के। मंत्री इसको लेकर बहुत नाराज भी हुए, वो इसको लेकर इस्तीफा लेकर भी घूमते थे सीएम हाउस में। ऐसा मैंने सुना है, देखा नहीं है कि वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन शायद उनको इस्तीफा देने की नौबत हिम्मत जुटी नहीं, क्योंकि अमर अग्रवाल बीजेपी सरकार में रमन सिंह को एक बार ऐसा इस्तीफा देकर देख चुके हैं कि इस्तीफा तैश में देने के बाद क्या हालत होती है मंत्री की, ये देख चुके हैं। तो रुद्र कुमार जो हैं, इन्होंने न केवल सीट बदली है बल्कि कई तरह के अप्रिय विवाद इनका पीछा कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के कुछ लोगों के बीच देख रहा हूं, इनके बारे में कई तरह की बातें चुनाव तक अभी और भी सामने आने का खतरा है। ऐसी ही स्थिति है। बिल्कुल। तो ये हुआ अहिवारा की बात। यहाँ से अब ये नहीं है, तो अहिवारा से कौन है अभी? अहिवारा से निर्मल कोसरे। इनका क्या इतिहास है? इनका ये इतिहास है कि अभी भिलाई चरौदा नगर निगम है, हाँ, उनके मेयर हैं। अच्छा, ये उसी में आता है ये कि अलग आता है? उसी विधानसभा का हिस्सा। अहिवारा विधानसभा में ही आता है जी। उसी में इलेक्टेड मेयर हैं? इलेक्टेड मेयर है। अच्छा। और भाजपा से डोमन लाल कोरसेवाड़ा, ये पूर्व विधायक हैं। ये भी वहीं के पूर्व विधायक हैं? विधायक एक बार रह चुके हैं। हाँ। फिर पार्टी ने इनको टिकट नहीं दी। सरल व्यक्ति हैं, शिक्षक रहे हैं ये भी। हाँ। और उतारा है दोबारा। हाँ। और यहाँ बसपा और जोगी कांग्रेस के बीच कैंडिडेट हैं। लेकिन दो प्रमुख कैंडिडेट जिनकी हम आज चर्चा कर रहे हैं वो ये दो हैं। बाकी कैंडिडेट यहाँ के हम अगली बार बात करेंगे। अगले सीट की तरफ बढ़ते हैं, काफी वक्त हो रहा है। अगली सीट है नवागढ़, इससे लगी हुई है अहिवारा से। बिल्कुल, ये अहिवारा से लगी हुई नवागढ़ सीट है। इसमें एक चीज ध्यान रखिए, कांग्रेस के गुरु रुद्र कुमार जो कि पिछली अहिवारा सीट को छोड़कर आए हैं, वो नवागढ़ से अब कैंडिडेट हैं बगल की। हालत थोड़ा अंदाज लगा लीजिए, बगल की सीट को छोड़ के आना पड़ा है यहाँ पर। नवागढ़ बेमेतरा जिला में आ जाता है। हाँ, लेकिन लगी सीट तो आसपास है, आसपास ही है। समाज जो है या वोटर जो हैं वो जिला देख के थोड़ी कोई किसी की साख तो हवा की तरह है, वो सरहद के आर पार घूमती है। अब कांग्रेस से गुरु रुद्र कुमार नवागढ़ से उम्मीदवार हैं। भाजपा के कौन है वहां पे? दयालदास बघेल हैं। दयालदास बघेल जो पहले से रहते आए हैं, मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, वो हैं। कांग्रेस से गुरुदयाल बंजारे यहाँ विधायक हैं अभी, जिनको हटा के, जिनकी टिकट काट कर। जी, वो भी पिछले बार दयालदास बघेल को करीब करीब 32,000 वोट से हराए थे। अच्छा। उनकी टिकट काट के फिर उनको गुरु रुद्र कुमार को टिकट दी गई। अच्छा। वहाँ उतारा गया। हाँ। और तो जिनकी टिकट काटी है उनका कोई रिएक्शन पता लग रहा है? नवागढ़ काफी विरोध किए थे। हाँ। उनका भी प्रदर्शन वगैरह चला। हाँ। लेकिन उनकी भी शिकायतें किस्मत लाल जंग जैसी ही थी। अच्छा। तो कुल मिला के शांत हो गया विरोध उनका अभी, कम से कम सतह पे। बिल्कुल। सतह के नीचे क्या है वो तो नतीजों में पता लगेगा। यहाँ से बसपा के भी कैंडिडेट हैं कोई? जी, ओम प्रकाश वाजपेयी हैं। ये पिछले 3-4 चुनाव ये लड़ चुके हैं। हाँ, वहीं से लड़े हैं। अच्छा। और अच्छा खासा वोट ये मिलता है ऐसा बसपा को। तो बसपा का भी प्रभाव है वहां पर। का प्रभाव है। तो कांग्रेस के बाहर से आए हुए पैरा ड्रॉप हुए वहां पे कैंडिडेट हैं गुरु रुद्र कुमार। भाजपा के पुराने टेस्टेड और ट्रस्टेड, पहले लड़ चुके, पहले जीत चुके दयालदास बघेल हैं। बसपा के ओम प्रकाश वाजपेयी पहले से लड़ चुके हैं वहां, कई बार उनका तजुर्बा है। कांग्रेस ने जिनकी टिकट काटी है वो आहत व्यक्ति, वो जख्मी व्यक्ति वहाँ पे हैं। वो क्या कर रहे हैं मुझको नहीं मालूम, मैं उनको भड़काने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ। वो खुद ही अपना तय करेंगे उनको क्या करना है। ऐसी स्थिति है यहाँ पे। आज की 10वीं और आखिरी सीट, आखिरी के 1.5-2 मिनट की बातचीत बाकी है। ये है डोंगरगढ़ की सीट। डोंगरगढ़, आपको ध्यान होगा छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा नाम डोंगरगढ़ का आता है बमलेश्वरी दर्शन के लिए। पहाड़ी पे माँ बमलेश्वरी का मंदिर है जिसकी बड़ी मान्यता है, वहाँ लोग बड़ी संख्या में जाते हैं। बमलेश्वरी में हम ऊपर मंदिर से देखें तो हमको नीचे वहाँ पे
बुद्ध प्रतिमा भी बहुत बड़ी खुली दिखती है वहाँ पे। वहाँ पर बौद्ध समाज के लोग भी, आपको ध्यान रखना चाहिए, ये डोंगरगढ़ राजनांदगांव जिले का हिस्सा है जो कि नागपुर से, विदर्भ से लगा हुआ है, महाराष्ट्र से लगा हुआ है। उस तरफ महाराष्ट्र के हिस्से में दलित बौद्ध लोगों की बहुत बड़ी आबादी है, वही सबसे प्रभावशाली आबादी है उस तरफ की। उसका कुछ प्रभाव जो है ये राजनांदगांव जिले के कुछ हिस्सों में भी देखने मिलता है, जिसमें डोंगरगढ़ भी एक है। यहाँ पर भी बौद्ध दलित लोगों की आबादी है। क्या है डोंगरगढ़ की हालत शशांक? ये सीट शुरू से ही चर्चा में रही है। यहाँ अभी कौन है विधायक? अभी भुवनेश्वर बघेल विधायक हैं। ये किस पार्टी के हैं? वो कांग्रेस के ही हैं। हाँ। उनके टिकट काट के नया कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट हैं, हर्षिता बघेल को टिकट दी गई है। हाँ। अब पुराने उसमें जाएं तो धनेश पाटिला यहाँ से मंत्री हुआ करते। अच्छा, जो अपन ने शुरू में चर्चा की जोगी मंत्रिमंडल की। हाँ, और उससे पहले डॉक्टर टुमन लाल, हाँ, विभाजित मध्य प्रदेश के जमाने में अर्जुन सिंह के समय हाँ, के वो थे। तो काफ़ी ये क्षेत्र चर्चित में रहा है। हाँ, तो अच्छा प्रतिनिधित्व तो यहाँ मिलता रहा है। और हर्षिता बघेल उसी डॉक्टर टुमन लाल की नातिन है। अच्छा, उसी परिवार की है? उन्हीं परिवार की है। हाँ, हाँ। और तो ये खुद क्या करती हैं हर्षिता जिला बघेल? पंचायत की सदस्य हैं। अच्छा जी, ये निर्वाचित रहते हैं जिला पंचायत सदस्य? जी, हाँ। और भाजपा से विनोद खांडेकर हैं। ये नाम पहले का सुना हुआ है मेरा। विधायक हैं, विधायक रहे हैं, रहे हैं पहले। जी, हाँ। और मेरे ख्याल से काफ़ी समय बाद बौद्ध समाज से विधायक बने हैं। हाँ। इस राज्य बनने के बाद तो एकमात्र यही है। हाँ, विधायक जो थे विनोद खांडेकर। ये रमन सिंह के कार्यकाल में कभी थे? ये रमन सिंह के कार्यकाल के ही। हाँ, पहले हाँ, विधायक थे 2003 में। हाँ, ये विधायक थे। हाँ। और ये फिर 15 साल बाद फिर लौटे हैं। हाँ। 2008 के बाद पार्टी ने टिकट नहीं दी। हाँ। और काफ़ी समय बाद ये लौटे हैं। तो हाँ। और यहाँ भी जोगी कांग्रेस और बसपा के कैंडिडेट हैं। लेकिन पिछले चुनावों में देखा जा रहा है कि मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ज़्यादा रहा। बाकी सीटों में जैसे बसपा या और प्रभाव रहा है वैसा उतना प्रभाव बसपा का यहाँ नहीं है। डोंगरगढ़ में कम देखने को, यानी महाराष्ट्र के जितना करीब पहुंचे तो बसपा का प्रभाव इधर थोड़ा कम दिख रहा है आपको। तो ये 10वीं सीट थी डोंगरगढ़। इसमें कांग्रेस और भाजपा के एक एक नाम शशांक ने गिनाए हैं। इसमें भाजपा के विनोद खांडेकर जो हैं ये बौद्ध दलित हैं, ये बौद्ध समाज के हैं। ये भाजपा की अकेली बौद्ध टिकट मुझको याद पड़ रही है। इससे थोड़ा सा संतुलन बनाने की भी कोशिश होती है, क्योंकि बौद्ध समाज की आबादी न सिर्फ डोंगरगढ़, राजनांदगांव और रायपुर तक है, क्योंकि नागपुर से जो इंटरेक्शन है लोगों का, काम करने आना जाना, मजदूरी करने आना जाना, ऐसा बहुत सारा रहता है। और दलित समाज के दूसरे उपजातियों में पढ़ा लिखा है ज़्यादा। ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और हर्षिता बघेल जो हैं ये किस समाज की हैं? ये सतनामी समाज से। ये सतनामी समाज से हैं। जी, जी। ये 10 सीटों का लेखा जोखा, ये बड़ा दिलचस्प रहा। शशांक की जानकारी बहुत अच्छी है, एक एक सीट के बारे में वो जानते हैं। हम इन्हीं सीटों को लेकर एक बार फिर आपके पास आएंगे। उस समय हम आपसे जोगी पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा और दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों के बारे में अधिक जानकारी जुटाएंगे, आपके बीच में आएंगे उनको लेकर। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए और नीचे टिप्पणी ज़रूर लिखिए आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 7 तारीख को छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर मतदान है। वोट डालने ज़रूर जाइएगा, वरना 5 बरस आप झींकते रह जाएंगे कि सरकार अच्छी नहीं है, विधायक अच्छे नहीं हैं, मंत्री अच्छे नहीं हैं। आपको झींकने का कोई हक नहीं रहेगा अगर आप वोट नहीं डालेंगे। तो और एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको अगर कोई भी उम्मीदवार, कोई भी पार्टी पसंद नहीं आते हैं तो आपको नोटा पे वोट डालने का भी हक हासिल है। आप नोटा पे वोट डाल के भी बतला सकते हैं नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई भी नहीं, आखिरी में रहता है नोटा। उसका हक अभी तो मिला हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नोटा खत्म कर दिया जाना चाहिए। कुछ जगहों पे नोटा
छोटे मोटे कैंडिडेट से ज़्यादा वोट पाता है। मैं नहीं जानता सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कह रहे हैं वो। इसके पहले कि नोटा हट जाए, आपको अगर कोई भी पसंद नहीं आता है तो आप नोटा पे डालिए, लेकिन जाइए ज़रूर। फिर मिलते हैं।